हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण अनुच्छेद कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में देखा जाए तो 450 से और ज़्यादा हो चुके हैं अनुच्छेद। ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, और आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो फंडामेंटल राइट्स। तो ये देखो, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैसे भी ये मौलिक अधिकार भारत के हर नागरिक को मालूम होने चाहिए। क्या हमारे मतलब राइट्स हैं, क्या हमारे राइट्स नहीं। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या हमारे मूल अधिकार हैं, क्या हमारे फंडामेंटल राइट हैं। तो आज हम यही पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है भाग 3 से लिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। और ये भाग 3 से तो लिया गया है जो मौलिक अधिकार को, नोट कर लो ये पॉइंट है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब आप कहोगे ये मैग्ना कार्टा क्या नाम है। तो मैग्ना कार्टा जो है ये ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है। ब्रिटेन में कुछ मजदूरों को, जो लेबर वर्क के लोग थे, उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। तो वहाँ से ये मैग्ना कार्टा नाम लिया, वहाँ से जुड़ी हुई अवधारणा है। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं आज। हाँ, देखिए आप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल की स्पेलिंग कर दोगे से ठीक लेना आप लोगों से। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 से लिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35। और जो फंडामेंटल राइट है ये कहाँ से लिए गए? हमारे जो मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है ना, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। और जो मैंने बताया था आपको अभी, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? ये एक ब्रिटेन की एक अवधारणा है जो मजदूरों के उसमें दिया गया था, पक्ष में दिया गया था। ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं। हाँ, एक उससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। जो मौलिक अधिकार हैं, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 7 थे, और वर्तमान में देखा जाए तो मौलिक अधिकार 6 रह चुके हैं। यानी एक मौलिक अधिकार था हमारा, जो संपत्ति नाम का जो मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संविधान 301 के तहत 44वें संविधान संशोधन में ये सब किया गया था। वो हम सब पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, कोई आपसे पूछे कि संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 7। और कोई पूछे कि संविधान बनकर तैयार हुआ तो जब कितने थे, तो 6 थे। सॉरी, जब 7 थे, और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था जब 7 थे, और वर्तमान में 6 में, उल्टा बोलो यार। ठीक है ना, आप थोड़ा उस पर ध्यान मत दीजिए। तो अब कौन कौन से हमारे संविधान मौलिक अधिकार हैं हम वो देख पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप ये देखिए, जब आपको तो ये मालूम होगा संविधान मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये राइट, ये पॉइंट अब क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जब संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, जब मेरे फंडामेंटल राइट्स 7 थे। FR यानी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, यह मैग्ना कार्टा। ठीक है ना। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कौन सा जो हमारा मौलिक अधिकार हटाया गया, यानी 44 यानी 44 अबिटमेंट एक्ट। AC से मतलब है अबिटमेंट, C से एक्ट, यानी अबिटमेंट एक्ट यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर 301 कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है ना। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब जो हमारे 6 मौलिक अधिकार रह चुके हैं हम उन्हें पढ़ते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आप सबसे पहले आता है आपका समता या समानता का अधिकार।
आप कहेंगे सर समता क्या होता है, समानता तो समझ में आ रहा है आपके, ठीक है आ रहा होगा। समता को ही समानता बोलते, दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। तो समता या समानता का अधिकार यानी सबको समानता का अधिकार है, ठीक है ना। राइट्स ऑफ इक्वलिटी यानी सबको इक्वल अधिकार है। इसमें ये नहीं है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊंचे ये नीचे, किसी को कोई अधिकार नहीं है, सबको इक्वली अधिकार दिए गए संविधान में, ठीक है ना। ये अनुच्छेद, इसके बारे में अनुच्छेद 14 से 18 तक इसके अंदर वर्णन किया गया, उसे भी हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। और भाग 6 हमारा पहला हो गया। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार यानी आज़ादी का अधिकार यानी राइट्स ऑफ फ्रीडम। हर भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी यानी स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे अपनी इच्छा रखने का अधिकार, अपनी बात को रखने का अधिकार है, उसे बोलने का अधिकार है, उसे रहने का अधिकार है, उसे आवागमन का अधिकार है, उसे अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। ये भाग इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में आता है अनुच्छेद 19 से 22 के तहत, ठीक है ना। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। अर्थात मतलब ये हो गया इसका, शोषण के विरुद्ध यानी किसी बच्चे पे मजदूरी नहीं कराई जाएगी, किसी को बदुआ मजदूरी करने का अधिकार नहीं है, और किसी पर जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। ये सब अगर कोई ऐसा करवाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई आप कर सकते हो। कोई अगर आपसे होता नहीं, आपको हमारे यहाँ बंधुआ पहले देखा गया होगा, आपके लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी करते थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये सब चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं, ठीक है ना। अब चौथा आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक यानी आपको अपने हिसाब से जो धर्म मानना है वो धर्म मानने का अधिकार है। आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। आपको अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, कर सकते हो, जो भी अपने हिसाब से लगे, आपको ये सब अधिकार है, ठीक है ना। और पांचवा क्या है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ये जो अधिकार है ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 के तहत। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है, वो हम अभी पढ़ते हैं, मैं बता दूंगा क्या 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 वर्णित है। और सबसे लास्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात संवैधानिक से मतलब ये हो गया जो ऊपर दिए गए हमारे 5 मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है, यानी जो ऊपर दिए गए वो 5 हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील या याचिका दायर कर सकते हैं। क्या समझे आप? अगर हमारे ऊपर दिए गए यानी जो मौलिक हमारे किसी भी मौलिक सिंपल देखो, आप किसी भी हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील या याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप याचिका दायर करोगे तो अनुच्छेद 32 के तहत करोगे, और आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करोगे तो अनुच्छेद 226 के तहत करोगे, ठीक है ना। यहाँ से ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट को नोट कर लीजिए आप, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया पर आप मेंशन कर लें जब, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो यहाँ तक होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब पढ़ते हैं जो हमको 5-6 पॉइंट दिए गए इनको बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला क्या हमारा समता या समानता का अधिकार। देखिए आप, समता या समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से 28 के बीच में दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है हमारा? अनुच्छेद 14 बोल रहा है विधि के समक्ष समानता। अब आप कहेंगे सर विधि क्या है? यहाँ पे विधि नाम हमको नया सुनने को मिल रहा है, आपको बिल्कुल मिल रहा होगा। विधि मतलब कानून, विधि मतलब कानून, यानी कानून की नज़रों में सब समान है, कानून सबके लिए इक्वल है और कानून के लिए सब इक्वल है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये नहीं कि ये बड़ा है तो इसके लिए अच्छा कानून, जो छोटा है तो उसके लिए कानून, कानून सबके लिए इक्वल है। ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 15 पे आते हैं हम लोग। अनुच्छेद 15 बोल रहा है बेटा, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि विविध पर रोक। यानी कोई बंदा आपकी जाति को लेकर, आपके धर्म को लेकर,
आपके में जन्म स्थान को लेकर आदि पर अगर भेदभाव करता है तो उस पर ये अनुच्छेद 15 में इन सब पर रोक लगा दी गई है। अगर वो करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। वैसे इन पर आज संविधान में सब चीज़ पर हटा दिया गया है, ठीक है। कोई धर्म नहीं, कोई जाति पे, इन पर कोई मतलब भेदभाव नहीं करेगा आपसे, सब पर रोक लग चुकी है संविधान के तहत, ठीक है। संविधान को मानिए, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सब पर रोक लगी हुई है। अनुच्छेद 15 हो गया आपका ये धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक हो गई आपकी। विभेद यानी भेदभाव, मैंने तो मेंशन कर दिया, विभेद यानी भेदभाव, आप नोट कर लेना अनुच्छेद 15 को। धर्म जाति या विभेद आदि पर रोक लग चुकी है। कोई आपसे जाति को लेकर, धर्म को लेकर आपका कोई अपमान नहीं कर सकता, करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। ये सबके लिए, सबके लिए फ़ायदा है इसमें। अब हम आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 बोल रहा है हमारा लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब आप कहेंगे सर ये लोक नियोजन से मतलब ये हो गया आपका, लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनको सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, ये सबके लिए इक्वल है। ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारे लिए, कि ये उनके लिए किसी के, सबके लिए इक्वल है ये, ठीक है ना। अनुच्छेद 16 में सबके लिए संविधान में सबके लिए इक्वल दिया गया है। अब अनुच्छेद 17 पे आते हैं हम लोग। अनुच्छेद 17 बोलता है आपका, अनुच्छेद 17 बोलता अस्पृश्यता का अंत। हमारे भारत में ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, आपको ये पता होगा। अस्पृश्यता का अंत यानी मतलब छुआछूत का अंत। अभी भी लोगों की मानसिक शक्ति बनी हुई है छुआछूत को लेकर के, बट ऐसा अब संविधान में नहीं है। बट इसमें अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का, इसका मतलब लोग हट चुका है। अगर कोई आपसे ऐसा करता भी है तो आपके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है ना। और अनुच्छेद 18 आएगा आपका उपाधियों का अंत, ठीक है ना। ये आपके हो गए, क्या हो गया आपके, ये आप क्या हो गया, कमेंट में बताना मुझे। क्या हमारे सर ये आपके समता समानता का अधिकार ये क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। और कल की वीडियो मैंने क्वेश्चन दिया था, किसी का कमेंट नहीं आया। अब हमारे आते हैं यहाँ पे राइट ऑफ फ्रीडम, यानी राइट ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता यानी आज़ादी का, हर बंदे को अपनी ज़िंदगी जीने का अलग से उसके क्या क्या अधिकार है, हमको यहाँ इसमें बताएंगे। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 कहता है आपका, मैं एक आपको पोयम की तरह बताऊंगा, ठीक है ना। एक मान लो कोई स्टूडेंट है, पहले अपने को ऐसे आप ये देख लीजिए, सॉरी कि इसमें मैंने 6 पॉइंट मेंशन किए हैं, आप इन 6 पॉइंटों को एक बार चेक करिए, ठीक है ना। अब देखिए आप, ये इससे मतलब ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात कोई स्टूडेंट या कोई बंदा है, वो सरकार के कामों से मतलब खुश नहीं है, तो वो उस पर जवाब कर सकता है, उसको बोलने की आज़ादी है सरकार के ऊपर कि हाँ आप ये अच्छा कर रहे हो, गलत कर रही है, उसको आज स्वतंत्रता है। नंबर 2 पॉइंट है मेरा, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की आज़ादी, यानी शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की आज़ादी भी है उसको। नंबर 3 पॉइंट है, सभा या समूह बनाने की भी उसे आज़ादी है। वो अगर चाहें तो अपने लिए एक सभा या समूह बना सकता है, उसको आज़ादी है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है क्लियर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भारत में कहीं भी आ जा सकता है, ये उसको आज़ादी है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका, भारत में वो कहीं भी रह सकता है, यानी उसको रहने की भी आज़ादी है। ये सिर्फ एक हर बंदे के लिए बता रहा हूँ मैं, जो भारत का निवासी है, जो भारत का बंदा है। और भारत में आजीविका मतलब रोजगार है, वो भारत में कहीं पर भी जाकर वो अपना रोजगार कर सकता है, उसे अपने पेट के लिए। मैं आपको एक पोएम की तरह बताऊंगा ऐसे, अब ठीक है, देखिए आप यहाँ से आपको याद हो जाएगा। ये अनुच्छेद 19 बताता है आपको, कोई मान लो एक स्टूडेंट है, मान लो वो सरकार के कामों से खुश नहीं है, तो वो क्वेश्चन करता है, उससे भी कोई काम नहीं चलता है, तो फिर वो एक अपनी
एक मतलब इकट्ठा होता है, लोगों को इकट्ठे करता है, वहाँ पे अपनी मतलब अपनी बातें को रखता है, उससे वहाँ भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो फिर वो एक सभा बनाता है, यानी एक समूह बनाता है। समूह बना लिया, सब समूह बनाने के बाद तो फिर वो उससे भी कुछ बड़ा करना चाहता है, तो फिर वो घूमता है इधर उधर, मतलब दिल्ली जाना या उत्तर प्रदेश में जाना या बिहार जाना, तो मतलब घूमता है वो। अब जब वो घूम रहा है तो घूमने के लिए फिर उसे कहीं रहने के लिए भी जगह भी चाहिए, तो रहने के लिए फिर वो कहीं रह भी सकता है। अब जब वो घूम रहा है, रह रहा है, घूम रहा है, तो उस पर कुछ खाने पाने के पैसे वैसे भी होंगे, तो पैसे के लिए वो अपनी कोई रोजगार भी दिख सकता है, ये उसको आज़ादी है भारत के नागरिक को। ठीक है ना, ये अनुच्छेद 19 में बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबको आनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं क्या नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब अनुच्छेद 20 को पढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है टॉपिक आपका आज का, पर पढ़ते जाइए, बस आप सुनते जाइए। ठीक है ना, अनुच्छेद 20 कह रहा है आपका, देखिए अनुच्छेद 20 है अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण में। एक जैसे कोई अपराधी है, अब जानते हो, अब तो ये तो जानते होंगे कि अपराधी कौन होता है कौन नहीं होता। कोई अपराधी है, उसने अपराध कर दिया, तो इसमें 3 पॉइंट हैं, मैंने मेंशन किए हैं, आप देखिए उन्हें। अनुच्छेद 20 से अपराध के दोष में बताया गया है, किसी बंदे ने अपराध कर दिया तो उसको क्या सज़ा होगी। पहला पॉइंट मेरा ये है, उस बंदे को यानी जिसने वो सज़ा की है उसे उसी कानून के तहत सज़ा होगी जिसने उसने जिस वर्ष में वो गुनाह किया हो। ऐसा नहीं है मान लो कि उसने गुनाह किया 2010 में, सज़ा हो रही है उसे 2020 में, सज़ा 2020 में हो सकती है, मैं नो डाउट, बट उसने जिस वर्ष में वो गुनाह किया है उस वर्ष में उसकी उम्र क्या थी, बालिग था नाबालिग था, क्या उस समय संविधान में क्या सज़ा थी, उसके तहत ही उसको सज़ा होगी। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि जब वो नाबालिग था अब वो बालिग हो गया, जब वो बालिग था वो नाबालिग, जो भी हो अपना उस हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसने गुनाह किया उसके तहत ही उसको सज़ा होगी। नंबर पॉइंट दूसरा है गवाही, यानी उसे अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लोग कहते हैं कि मतलब तू अपने खिलाफ गवाही दे, ऐसा कोई उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है ना, और दूसरी बात यह है, एक अपराध की एक बार ही सज़ा होगी, ऐसा नहीं कि आपने एक अपराध कर दिया, आप उसकी सज़ा काटे दोबारा फिर उसी अपराध में नहीं लेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक अपराध की एक बार ही सज़ा होती है, ये बात अपने माइंड में सेट कर लो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका। ठीक है ना, तो पहला क्या है, उसे उसी कानून के तहत सज़ा होगी, उसने उस वर्ष में वो किया है गुनाह, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और एक अपराध की सज़ा उसे एक बार ही होगी। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हाँ, अनुच्छेद 21 पे आ जाइए आप, हम थोड़ा सी भी देख लें। अब अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसमें ज़्यादा आपको डिस्कशन नहीं किया करूँगा, अभी थोड़ा बता दूंगा। ठीक है ना, अनुच्छेद 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, जीवन का अधिकार, अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि आप अच्छा खाना खाइए, अच्छा पानी पीजिए, अच्छी तरह से रहिए, ये आपके जीवन के अधिकार हैं। जीवन के अधिकार बहुत सारे होते हैं, मैं आपको इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसमें अपनी ज़िंदगी जीने के अधिकार हैं, आप किस हिसाब से आप रहना चाहते हो, किस हिसाब से नहीं रह सकते हो, आपको सब चीज़ के अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, जीवन का अधिकार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जीवन के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए, यानी अनुच्छेद 21 में। ठीक है ना, और 21A में एक ये किया गया संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा, यानी 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में ये संशोधन किया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा एकदम फ्री दी जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट आपको? ओके, यानी जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा एकदम निःशुल्क दी जाएगी। ये हमारा 21 हो गया। 20 क्या हो गया हमारा?
अपराध, दूसरा जीवन का अधिकार, तीसरा क्या हमारा अनुच्छेद 22 यानी अनुच्छेद 19 क्या है हमारा, अनुच्छेद 19 क्या था, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या हो गया हमारा, अपराध। अनुच्छेद 21 प्राण एवं यानी जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 22 पे आते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 22 पे आइए आप। हाँ, अनुच्छेद 22 को देखिए आप। ठीक है। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। मान लो किसी बंदे ने, कोई बंदा गिरफ्तार हो गया। पहले यहाँ 2 पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 20 में क्या अपराध है और अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के लिए संबंध में संरक्षण दिए गए हैं। मान लो कोई किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो पहले पूछ सकता है कि मैं किस कारण गिरफ्तार, मुझे आप किस बेस के ऊपर मुझे आप अरेस्ट कर रही हो, वो कारण पूछ सकता है, उसको ये अधिकार है। आप कोई किसी ने अपराध कर दिया, उसे पुलिस अरेस्ट करना है तो आप पूछ सकते हो कि हमारा क्या अपराध है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर भी लेती है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो पुलिस आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर। ये संविधान में अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से। जब आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा तो आप अपनी मनपसंद का कानूनी सलाह ले सकते हैं या मनपसंद का वकील चुन सकते हैं, ये आपके अधिकार हैं। मान लो आपको पुलिस, ये 3 पॉइंट हो गया आपको। यहाँ से आपको पुलिस अरेस्ट करने आई तो पहले आप उससे कारण पूछ सकते हो, भाई हमको आप क्यों अरेस्ट कर रही हो, वो आपको कारण बताएंगे, ये आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हो। अगर पुलिस आपको पकड़ के ले गई है तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा आपको, ठीक है ना। वो आपको ज़्यादा देर अपने पास नहीं रख सकते हैं। 24 घंटे के बाद फिर आप जब न्यायालय में पहुंच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप अपनी मनपसंद का वकील चुन सकते हैं या अपने मनपसंद की कानूनी सलाह ले सकते हैं। संविधान में आपके ये अधिकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध में बताया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23 से 24 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है आप देखिए यहाँ से, अनुच्छेद 23 से 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 बोलता है मानव व्यापार, बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक। मानव यानी किसी भी आदमी का, मतलब जो पहले तुम देखा हो आदमी का व्यापार होता था। बालात श्रम यानी बालात श्रम यानी जबरदस्ती काम करवाना, बंधुआ मजदूरी, इन सब पर रोक लगा दी गई है। ये अनुच्छेद 23 के तहत सब पर रोक है। अगर कोई आपसे ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, आपके अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 24 पे आते हैं हम लोग। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष के, यानी 14 वर्ष, 1 मिनट, हाँ, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, यानी जो कोई भी बच्चा है, कोई भी जो 14 साल से छोटा है तो कारखाना कंपनी में काम नहीं कर सकता। इस सब पर रोक लगा दी गई थी उस समय। यानी अनुच्छेद 24 ये कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या कंपनी आदि पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी 23 में क्या आपका आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा, ठीक है, आपसे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करवाएगी, सब पर रोक लगा दी गई है। और अनुच्छेद 24 में क्या है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जो कंपनियों में, कारखानों में आदि पर काम नहीं करेंगे। ये काम अगर कोई करवाता भी है तो कंपनी सील कर दी जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। बताया था मैंने आपको धार्मिक धर्म को जो लेकर अनुच्छेद 25 से 28 के बीच बताया गया। आज अनुच्छेद 25 बोलता है किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानना या उसका आचरण करना, उसको प्रचार करना, ये उसको अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत।
अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक प्रबंधन, यानी जो क्रियाकलाप होते हैं हमारे जो अपने धर्म के, जो आप वो कर सकते हो, सबके अधिकार हैं आपके, ठीक है ना। अनुच्छेद 27 पे आइए आप, धार्मिक संपोषित, जो कि मुद्रा को लेकर बताया गया है। अब आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ पैसे भी मतलब दे सकते हो, जिससे आपका धर्म आगे हो जा सके, ये सबके आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। और आपका एक ये है शिक्षा, अनुच्छेद 28 बताता है आपका शिक्षा, यानी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की, हाँ, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी काम कुछ हो रहा हो, आप वहाँ जाकर उपस्थित हो सकते हो, वो आपकी आज़ादी है। वहाँ जाकर आपको रोक नहीं है कि ये आप वो, कि आप ये हो, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है, आपको सबकी आपको आज़ादी है, ठीक है ना। अब हम आते हैं अनुच्छेद 5वां हमारा है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो है कि मैंने बताया था ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 में क्वेश्चन यहाँ से आपका पहले तो ये बनेगा, देखो यहाँ नोट कर लीजिए आप, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है एक अल्पसंख्यकों के संरक्षण में बताया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 कह रहा है आपका अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कह रहा है आपका अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको शिक्षा में कुछ विशेष प्रावधान दिए जाए, ये उनके संविधान में दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ से हमारा अनुच्छेद 30 हो गया जी। अब जो लास्ट सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ये आप इसे यहाँ से देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आपका ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब ये हो गया कि आपके जो ऊपर अधिकार दिए गए हैं 1 2 3 4 5, अगर इसमें से किसी का हनन होता है, किसी का आपके अधिकार को आपसे छीना जाता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी अपील या याचिका दायर कर सकते हो। ये आपके मौलिक अधिकार है, ये संविधान में दिया गया है, बिल्कुल क्लियर। आपके यानी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर आप वहाँ जाकर अपनी अपील याचिका दायर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हो तो अनुच्छेद 32 के तहत होगी, अगर आप हाई कोर्ट में करते हो तो आपको अनुच्छेद 26 के तहत होगी, ठीक है ना। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, मैंने बताया था आपको एक दिन कि इसमें क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा, देखिए आप, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आत्मा कहकर पुकारा था। क्यों कहकर पुकारा था? क्योंकि इसमें हर मानव के जो भारत का जो मूल निवासी है, भारत का जो नागरिक है, उसके लिए अधिकार दिए गए हैं। कोई भी मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। अगर उसके अधिकारों को उससे छीना जाता है, अगर भारत के किसी भी नागरिक से उसके अधिकारों को छीना जा सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपनी अपील भी कर सकता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आत्मा कहकर पुकारा था। या क्वेश्चन ऐसा बने कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को डॉक्टर BR अम्बेडकर किसे पुकारा, तो अनुच्छेद 32 को, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, चाहे वो UPSC से, चाहे BPSC से, चाहे आपका CGL से, UPSI, यहाँ से क्वेश्चन बनना है जो। और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप आज के लिए आपके मौलिक अधिकार यहीं तक थे, आप इन्हें पढ़िए। इससे लेकर आपको कोई भी डाउट हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट डे आपको आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।